अच्छा देखो, इस चैप्टर में अब तक जो हम लोगों ने देख लिया ना, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर आज का टॉपिक पढ़ते हैं। अब तक जिस चैप्टर में हमने देखा है केमिकल एनर्जेटिक्स में, पहले तो हमने एएस की चीजें रिवाइज करी हैं सारी। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी चेंज क्या होता है। ठीक है, हमारे पास इंथैल्पी की डेफिनेशन आपके पास हैंडआउट्स में लिखी हुई है। इंथैल्पी की डेफिनेशन होती है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू हीट एंड वर्क। देखिए, ये आप लोग फिजिक्स ए2 में भी देखोगे थर्मल पढ़ते वक्त, कि इंथैल्पी जो होता है वो बेसिकली किसी भी मटेरियल का टोटल एनर्जी कंटेंट होता है। वो टोटल एनर्जी कंटेंट दो चीजों की वजह से हो सकता है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो कि हीट एनर्जी की वजह से हो सकता है। तो अगर इंथैल्पी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ ना, तो इंथैल्पी होता है इंटरनल एनर्जी प्लस उस ऑब्जेक्ट पे, अगर वो गैस है तो उस पर वर्क डन कितना हो रहा है। गैसेस पे वर्क डन होता है ना, अगर आप प्रेशर अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो तो प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो वर्क डन बाय द गैस का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग ये पढ़ते हो, जो एएस फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस के फॉर्मूले से जो ड्राइव करते हो आप। सही है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंचते हैं। तो ये वर्क डन होता है। और इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, कि हीट एनर्जी अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है। तो ये टोटल मिला के एंथैल्पी होती है। जब भी कोई रिएक्शन होता है, उसके रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट्स की अपनी एक एंथैल्पी होती है, इसके एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट की अपनी एक एंथैल्पी होती है। जब भी रिएक्शन हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उससे हमें ये पता चल जाता है कि जब भी रिएक्शन हुआ है तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। हम कहते हैं अगर ये चेंज इन एंथैल्पी हमारा नेगेटिव है, डेल एच, इसको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसको हम कहते थे कि अगर ये नेगेटिव है हमारा, तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है डेल एच, तो हम कहते थे हमारा रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसी होगी कि रिएक्टेंट जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे होंगे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। इसी तरह हमारे पास एंडोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसी होती थी कि रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे होते थे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आपके पास हैंडआउट में पेज नंबर 1 पे आप हम डिस्कस की हुई हैं। ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें एएस में भी पढ़ी हुई हैं। तो ये आपको रिवाइज करनी है। हम लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड है इंथैल्पी चेंज में, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन में। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है और एनर्जी मिल रही है, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन हो रहा है, तो वो अगर मैं रिएक्शन कंडीशंस मेरी डिफरेंट है। रिएक्शन कंडीशन में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन कंडीशंस मेरी डिफरेंट है तो वो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हम लोग जब भी एंथैल्पी चेंज निकालते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालते हैं। इसलिए हमने उनको नाम दे दिया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। तो सिर्फ एंथैल्पी चेंज क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। वो सिर्फ एंथैल्पी चेंज था। लेकिन अगर हम रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और अगर कोई कंसंट्रेशन इन्वॉल्वड है ड्यूरिंग रिएक्शन वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। तो पहली टर्म हमारे पास, हमने बोला पहली डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो एंथैल्पी चेंजेस की पता होनी चाहिए। वो क्या है, पेज नंबर 2 पे आपको मिल जाएगी। एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। सर आप थोड़ा सा मतलब आप रोल ओवर करेंगे, ये जो आप समझा रहे थे क्या दोबारा, जो आप समझा रहे थे दोबारा समझा सकते हैं टॉप पे? हाँ, कहाँ से? ये नहीं, तो ये नहीं, जो आपने स्टार्ट किया था समझाना, मेरा मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मैं जरा चाहती हूँ दोबारा रिकैप जरा दे सकें, तो यहाँ से नहीं। ओके 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 ओके, जरा ध्यान से सुनो, फोकस करो। जी सर। हमारे पास हमने पहले सिर्फ ओ लेवल की बातें की थी कि जी सर। इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी किसी भी मटेरियल का एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है। अब जब हमारा रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जी हमारा, सर। मरियम अपना माइक ऑफ कर दो, जब पूछना हो तो ऑन कर लेना, क्योंकि वो ठीक कुछ है सर। इको होता है तो मैं डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ। अच्छा, इंथैल्पी हमारा किसी भी मटेरियल का एनर्जी कंटेंट होता है। एनर्जी कंटेंट में दो चीजें शामिल हो जाती है। एक तो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, जो कि वो किस वजह से आती है, अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ या हीट
उसमें से निकाल रहा हूँ, मतलब एक्सट्रैक्ट आउट करवा रहा हूँ या एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ, हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस वजह से, और प्लस उस जो भी मेरे पास चीज है, सब्सटेंस है, मैटर है, अगर वो गैसेज है तो उस पर मैं वर्क डन कंप्रेस कर रहा हूँ या एक्सपेंड हो रहा है वो, तो उस वजह से भी एनर्जी उसमें स्टोर हो रही होती है। तो ये दोनों मिला के, इनका सम मिला के हमारे एंथैल्पी के इक्वल होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट की अपनी एक एंथैल्पी होगी, प्रोडक्ट की अपनी एक एंथैल्पी होगी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हैं, उसी को हम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। अगर वो नेगेटिव होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, पॉजिटिव होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ये ओ लेवल वाला था। फिर मैंने बताया कि एंथैल्पी चेंजेस क्या होता है, या तो एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन एब्जॉर्ब हो रही होगी या इवॉल्व हो रही होगी, निकल रही होगी या अंदर जा रही होगी, तो उस बेसिस पे हमारे पास एंथैल्पी चेंज होता है। लेकिन ये हम लोग ने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पढ़ते हैं, इसको हमने इसका नाम दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। यहाँ से मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड कंडीशन से पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होंगे तो आपने जो करा है वही सेम रिएक्शन आपने करा या कम टेम्परेचर पे पाकिस्तान में करा, वही सेम रिएक्शन उन्होंने जो है वो ठंडी जगह पे अंटार्कटिका पे जाके कर लिया, तो एंथैल्पी चेंजेस अलग आएंगे। तो इस तरह से तो बात हमारे पास समझ ही नहीं आएगी कभी कि यार यही रिएक्शन हम अगर अलग जाते हैं तो अलग हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करते हैं और उस पर एंथैल्पी चेंज दे देते हैं। अब अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन से डेविएट करते हो किसी भी वजह से, तो फिर आपको पता होती है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन से डेविएट करने की वजह से एंथैल्पी चेंज डिफरेंट हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो वही थे उसके, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस क्या मतलब, जो मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे टेम्परेचर आ जाता है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट्स, किसी भी चीज की स्टैंडर्ड स्टेट जो एएस में भी आपने याद की थी कि जैसे वाटर है तो वो लिक्विड होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो O2 गैस होना चाहिए, नाइट्रोजन है तो N2 गैस होना चाहिए, कार्बन है तो CS सॉलिड, और वो भी कौन सा एलोट्रोप कार्बन का, ग्रेफाइट वाला, डायमंड नहीं, कार्बन के दो एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट वाले एलोट्रोप की। क्लोरीन जो है वो F2 गैस होना चाहिए, क्लोरीन जो है वो Cl2 गैस, ब्रोमीन इज Br2 लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, आयोडीन इज I2 सॉलिड, फास्फोरस, देखो ब्रोमीन में सब गलती करते हैं, ब्रोमीन को Br2 गैस कर देते हैं, इट इज नॉट गैस। रूम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होती है। आपने ये कुछ याद करके रखनी है, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कोई नया एलिमेंट आ जाएगा जो आपने ना कभी देखा हो ना कभी सुना हो, यही वाले हैं, तो आप लोग ये याद कर लो। ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन जो होती है I2 सॉलिड, फास्फोरस P4 होता है, स्टैंडर्ड से P4 होता है, बच्चे P लिख देते हैं सिर्फ, और सॉलिड। सल्फर S8 होता है, S8 भी अगेन सॉलिड होता है। इसी तरह ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 आप लोगों को पता है कि सिंगल एटम होते हैं, सॉलिड मेटल्स होते हैं। इसी तरह ग्रुप 18 हेलोजेंस जो होते हैं हमारे पास, वो मोनोटॉमिक होते हैं और वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह। सही है, तो ये सारी चीजें जो कॉमन कॉमन है जिसमें गलतियां होती हैं वो मैंने लिख दी है सारी, तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये यूज करते वक्त गलती नहीं करना। एएस में भी याद करते हो, यहाँ पे भी ये दोबारा याद होनी चाहिए। फिर हमने बोला कि यार रिएक्शन जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक्सो एंडो के अलावा भी कुछ रिएक्शन में कुछ फॉर्म हो रहा होता है, कुछ में कंबशन हो रही होती है, कुछ में न्यूट्रलाइजेशन हो रही होती है, तो क्यों ना हम रिएक्शन को सेग्रीगेट करना शुरू कर दें और उनके एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को एक अलग नाम देते जाएं। जिसमें फॉर्मेशन हो रही है उसको हम फॉर्मेशन कह देंगे, जिसमें कंबशन हो रही है उसको हम कंबशन कह देंगे। तो हम लोगों ने डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस देखे। सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसको अलग नाम क्यों दिया है, उसमें एक स्पेशल चीज हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, व्हेन it is an enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements under standard condition and everything in their standard states। जैसे मीथेन बना CH4, देखो मीथेन का 1 मोल बन रहा है यहाँ पे, और 1 मोल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 मोल बना है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स पे। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड स्टेट्स याद होनी चाहिए, जैसे कार्बन सॉलिड होती है, हाइड्रोजन H2 गैस होती है। तो इसकी जो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगी, जैसे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो ये मेरे पास जो कहलाएगी वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन क्या है, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड इन स्टैंडर्ड स्टेट। अच्छा, ये सारी डेफिनेशन विद इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्लासेस से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अगर अभी भी किसी ने 2 क्लासेस नहीं लिए या याद नहीं है किसी को,
तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने भेजे हुए ग्रुप पे उसको रेफर करो, इसको अच्छी तरह से दोबारा से समझो डेफिनेशंस को, क्योंकि डेफिनेशंस याद होना समझ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते हो तो फिर आप हेस लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल के क्वेश्चंस नहीं कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, इसलिए अभी मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ उसको, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो फर्स्ट 2 क्लासेस में हम डिटेल में गए, तो वो प्लीज जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कार्बन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की बात की, और वो क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो कार्बन यहाँ पे 1 मोल, इसका देखो यहाँ पे 1 मोल है, ये 1 मोल जो है वो बर्न हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म भी तो हो रहा है ना यहाँ पे 1 मोल। एज पर डेफिनेशन ऑफ कंबशन, ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है ना, दिस इज कंबशन ऑफ कार्बन as well as this is formation of carbon dioxide। तो ये रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एक कंबशन ऑफ कार्बन भी होती है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। फिर हमने तीसरी टाइप की एंथैल्पी चेंज देखी थी, एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन का सिंबल हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं डेल एच और नीचे एटी लिख देते हैं फॉर ऑटोमाइजेशन, और स्टैंडर्ड का सिंबल आ गया। इट इज एन एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। गैशियस एटम बनने का, अब गैशियस एटम क्या होता है, उसके साथ कोई 2 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, H2 H3 कुछ नहीं होगा, 1 मोल है ना, 1 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए और ये अपने एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट मतलब H2। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की बात करूँ आपसे, तो क्लोरीन जो है उसका गैशियस एटम बनेगा Cl, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड के क्या होती है, वो होती है Cl2। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 होती है और गैशियस फॉर्म में होती है। और इसमें से मैंने क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। इलेक्ट्रॉन रिमूव होके दिखाना चाहो तो राइट साइड पे दिखा दो, यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब बैलेंसिंग जो है ना, मैं बैलेंसिंग सारी की सारी मैं एज पर डेफिनेशन कह रहा हूँ, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म, तो मुझे 1 मोल जो है वो गैसियस एटम के साथ यहाँ पे रखना है। तो बैलेंसिंग फिर मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये भी एक टाइप का एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, जिसको हमने नाम दे दिया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर सोडियम की ऑटोमाइजेशन की बात करें या मैग्नीशियम की ऑटोमाइजेशन की बात करें, तो वो मैग्नीशियम गैशियस एटम बनेगा, अपनी सॉलिड स्टैंडर्ड स्टेट में वो सॉलिड होता है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सल्फर बताओ, उसकी इक्वेशन बना के बताओ, ऑटोमाइजेशन ऑफ सल्फर मैं पूछ रहा हूँ, तो आपने सल्फर गैसियस एटम बनाना है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि सल्फर अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बने, और स्टैंडर्ड स्टेट पे सल्फर S8 सॉलिड की फॉर्म में होता है। यहीं पर गलती होती है सारी। तो ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, ये बेसिकली ऑटोमाइजेशन ऑफ सल्फर है। अब बैलेंसिंग करना भूल जाता है, यहाँ पे एसिड लिख दिया, एसिड लिख के खुश हो जाता है, देखो हमें याद था एसिड लिख दिया। बैलेंसिंग में यहाँ पे 1/8 लगाना भूल जाते हैं। सही है, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं, यहाँ पे 8 मत लगाना, 1/8 लेफ्ट साइड पे बैलेंस करना है, क्योंकि एज पर डेफिनेशन क्या कह रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म, तो यहाँ पे तो 1 मोल ही रखना है ना, तो बाकी बैलेंसिंग लेफ्ट साइड पे करेंगे। इसलिए डेफिनेशन याद होना की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ना सिर्फ याद होना बल्कि इनको यूज करना भी। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस की ऑटोमाइजेशन ये बनेगी, यहाँ पे अगेन ये P4 होगा सॉलिड, P नहीं होगा सिर्फ, तो 1/4। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आयोडीन की बनाऊं, तो आयोडीन आई गैसियस एटम, लेकिन आई गैसियस एटम कहाँ से बनेगा, I2 सॉलिड स्टेट से, तो ये उसकी आयोडीन की ऑटोमाइजेशन हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन। 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम ऑफ आयोडीन इज फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से बना। फिर हम लोगों ने AS की रिवाइज की थी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आइन। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 2 आइन। ठीक है, पॉजिटिव 1 आइन से रिमूव करा के पॉजिटिव 2 बना देगा, तो वो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। फर्स्ट क्या है, यही रहेगी, यहाँ पे बस पॉजिटिव 1 आइन आ जाएगा। सेकंड क्या है, +1 से +2 बना दोगे। थर्ड क्या होगी, +2 से +3 बना दोगे।
तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज थी। होपफुली ये भी याद होगी, ये भी एएस वाली है, नहीं तो ये भी हमने इन डेप्थ डिस्कस की है अपने फर्स्ट 2 क्लासेस में। उस लेक्चर को आप फॉलो अप ले सकते हो वहां से। फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन देखी थी। एंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन क्या थी? इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कली। ये न्यूट्रलाइजेशन हमेशा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कली के साथ ही होता है। इस न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 1 मोल ऑफ अ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कली। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दोगे आगे तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन बन जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, लिख देना। इसी तरह एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट देखा था कि अगर मैं किसी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करा दूं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बड़ा एटीपी में देखते थे, सुनते थे। इसमें क्या है कि केमिकली बॉन्ड नहीं बन रहा, ये वाटर जो है वो केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयरिंग की वजह से कंबाइंड नहीं हो रहा, बल्कि फिजिकली कंबाइंड हो रहा है, बस आके चिपक गया इनके साथ। ठीक है, तो ये वाली जो थी इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते थे। इसको ऐड कराने के लिए भी कोई हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लगता है। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या इवॉल्व हो रही होगी, जिस केस में इवॉल्व हो रही होती है, ऐड हो जाता है आगे। ठीक है, तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट होता है। अच्छा, इसमें इसको एनहाइड्रस सॉल्ट जो मैंने आगे लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन एक अलग चीज होती है। तो एक हमारे पास आएगी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन सिर्फ, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। तो ये चीज याद रखना, आगे एक एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन एक और आएगा। फिर ये सर आयनाइजेशन एनर्जी एनहाइड्रस डिस्टेंस। सॉल्ट क्यों कहते हैं इसे? एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। ओह। ये एनहाइड्रस है ना, ये वाली चीज हम्म। एनहाइड्रस है, और ये हाइड्रस बन गई है विद वाटर। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है। एन जहाँ भी सर लगता है इसमें तो मतलब बॉन्ड अपोज कर फॉर्म नहीं देता हो है। रहा है, इसमें तो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो नहीं, ये रहा। बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है ना, ये वाटर H2 बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स है ये आगे बस इसके साथ चिपक रहा है, अटैच्ड हो रहा है। इसका जो आयनिक लैटिस होगा थायोसल्फेट का, उसके साथ आके कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे। शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना नहीं कर रहे होंगे वो। ठीक है, ये इसी तरह देखो, ये चीज हम लोग ना यूज कर रहे होते हैं वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट में। जैसे आपकी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन में आप अक्सर देखो तो वो क्या कहते हैं, उसने वो पैकेट में सॉल्ट डाला हुआ होता है। वो सॉल्ट जो होता है वो यही काम कर रहा होता है कि अगर बॉटल के अंदर कहीं से मॉइस्चर आ जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वाटर को। बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता उसके साथ, उसको बस एब्जॉर्ब कर लेता है। वो रिएक्शन एक टाइप का रिएक्शन ही हो गया ना, वो एब्जॉर्ब होना जाके। लेकिन वो फिजिकली कंबाइंड हुआ होता है, इसमें एंथैल्पी चेंज हो रहा होता है। अगर उसको आप हीट करोगे तो ये निकल भी जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एटीपी में करते थे ना पेपर 4 में ओ लेवल के। जैसे एएस में भी प्रैक्टिकल में तो ये इस तरह के सवाल आए हुए हैं, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसने रिमूव करवाया। एक दो बार प्रैक्टिकल भी आए हुए हैं ऐसे, लेकिन वो पुराने प्रैक्टिकल थे, उसमें बच्चे जो है वो अक्सर कर नहीं पाते थे। क्रूसिबल में रख के क्रिस्टल को स्लो हीटिंग करनी होती थी। स्लो हीटिंग करने के बाद उसका मास लेते थे, तो मास थोड़ा कम हुआ होता था। वो कम होने की वजह क्या है कि उसमें वाटर होता था जो कि इवेपोरेट कर जाता था। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी हमने अभी देख ली ऊपर। आयनाइजेशन एनर्जी जैसी एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसी क्यों कह रहा हूँ, अपोजिट होती है उसके। आयनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हमने देखा कि अगर मेरे पास लेट से सोडियम है तो उसको गैशियस एटम की फॉर्म, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं चाहिए, अभी गैशियस चाहिए, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन वाला वर्ड कहीं यूज नहीं करा है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड में तो है ही नहीं सोडियम गैशियस एटम मिले, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी बोला है इसको। तो ये Na+1 गैशियस आयन बन जाएगा, तो ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है इसकी, तो इसको जो हीट सप्लाई करोगे वो Na2 पॉजिटिव Na1 पॉजिटिव से बन जाएगा। Na1 पॉजिटिव गैशियस आयन से 1 मोल ऑफ Na2 पॉजिटिव गैशियस आयन बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, गैशियस एटम ऑफ क्लोरीन से गैशियस आयन ऑफ क्लोरीन बन जाएगा 1 मोल ऑफ, बाय रिमूविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ रहे होंगे सारे। बाय डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम, ये गैशियस एटम है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन। आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी रिमूव करा रहे हैं ना, तो गैशियस पॉजिटिव आयन बनेगा हमेशा, नेगेटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह क्लोरीन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ये हो जाएगी, Cl+2 गैशियस आयन बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास
एक और है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो ये रिकैप करा रहा हूँ, तो अगर कुछ अभी भी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ये मैं थोड़ा फास्ट रिकैप करा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने क्या कहा था कि इसको ESA लिख दिया था, और ये क्या थी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बन रही थी हमारे पास कि एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं इसमें। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस नेगेटिव आयन अंडर। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जब हम ऐड करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे क्लोरीन है, गैसियस एटम है, अब आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया है तो Cl-1 गैसियस आयन बन जाएगा ना। अगर -1 इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दोगे तो Cl-2 बन जाएगा। अच्छा एक बार मेरे स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि आप बार बार 1 मोल क्यों कह रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कह दें। ठीक है, तो ये इसका जरा मोल्स का ख्याल रखना कि 1 एटम की तो हम बात नहीं कर रहे होते, हमेशा मोल की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको दूंगा तो क्या मैं आपको ये दूंगा कि 540 किलो जूल्स है, ये एक एटम के लिए नहीं। एक एटम की तो हम कभी भी बात नहीं करते, मोल की बात करते हैं। क्योंकि एक एटम तो अगर मैं छोटा से छोटा भी सैंपल लेता हूँ ना, इतना कि वो बस मुझे शायद नेकेड आई से दिखे भी ना, माइक्रोस्कोप से दिखे, तो उसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम आ जाते हैं। तो मैं कभी भी क्या कहते हैं 1 एटम के लिए तो करते ही नहीं, हम तो हमेशा हर काम मोल के लिए करते हैं। और 1 मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो मोल्स भी साथ साथ ख्याल रखना। मोल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा आपके साथ चलेगा, मतलब हमेशा, मतलब AsA2O तीनों में चलता है साथ। तो मोल्स किसी को रिवाइज करना हो, मोल्स में कोई अगर लगे कॉन्सेप्ट शैटर्ड है तो मुझे अभी बता देना। मैं मोल्स का O लेवल का एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, जिसमें जो मोल्स का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ हुआ है, तो वो भेज दूंगा। लेकिन मोल्स पक्का होना चाहिए, मोल्स हर हाल में पक्का होना चाहिए। P5 में बड़ा मोल्स आता है और बीच में A2 में भी कहीं ना कहीं मोल्स आ जाएगा, 1 किलो जूल पर मोल। मतलब मोल्स की इंपॉर्टेंस ये है। बहरहाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ग्रुप में, मुझे आप क्लास के बाद याद दिलाना, तब तक मैं भूल जाऊंगा। जैसे क्लास खत्म होगी मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ गैसियस नेगेटिव आयन। ठीक है, फ्रॉम गैसियस एटम भी हो सकता है, और अगर ऑलरेडी नेगेटिव 1 आयन बना हुआ है तो आपने नेगेटिव 2 आयन बना दिया। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमें पता है रियल लाइफ में सोडियम मेटल जो है ग्रुप 1 2 13 वाले, 1 2 3, अब ग्रुप 3 को हम 13 कहते हैं, तो वो Na+1 यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब बड़ा यूज करने वाले हो आगे ना बॉर्न-हेबर साइकिल में, इसलिए दोबारा इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा एंडोथर्मिक होती है कि एनर्जी आपने सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन को छीनना है। किससे छीनना है? न्यूक्लियर पुल से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन रोक के बैठा हुआ है? न्यूक्लियर पुल। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आपके उसके न्यूक्लियर पुल को ओवरकम करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो आप ऐड करवा रहे हो ना, तो आप तो इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हो उसकी तरफ, और न्यूक्लियस जो है वो खींच लेगा उसको। तो क्या ये एंडो होगी या एक्सो होगी? तो इसका जवाब ये होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती है वो तो एक्सोथर्मिक होती है। मतलब आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि इलेक्ट्रॉन खुद ही अंदर चला जाता है और एनर्जी रिलीज होती है बल्कि। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती है ना, वो अक्सर की एंडोथर्मिक होती है। मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको अंदर ले जाने की ना थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो पहले एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है ना, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, मजबूर है एक दूसरे को रिपेल करने पे, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसलिए जबरदस्ती उसको हमें भेजना पड़ेगा। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली, नॉट ऑलवेज, हाँ कुछ केसेस में नेगेटिव होती है। तो उसका रीजन लिखने के लिए आ जाए तो रीजन लिख देना उसका कि existing electron will now repel the new electron, so that's why energy is required to add an electron. अच्छा जी, इसी तरह अगर हमारे पास जब आयनिक बॉन्डिंग बनती है ना, आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जब सॉल्ट बनता है Na+Cl-, जब ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो देखा है एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी सॉल्ट बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। तो
इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आता है ना, इलेक्ट्रॉन इसको खुद अट्रैक्ट कर लेता है, एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, इसको अगर तोड़ने जाओगे आयनिक बॉन्ड को तो वो फिर तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तोड़ने के लिए जो एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं उसको फिर हम लोगों ने नाम दिया था लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था। लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। हमने इन द टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नहीं समझना है इसको। फॉर्मेशन में कंपाउंड बनना था फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेट्स। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की कोई स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, बल्कि गैसियस आइन है इनके। आइन भी कौन से? एक्वस आइन नहीं, गैसियस आइन। आज तक हम एक्वस आइन देखते आए थे पानी के अंदर, ये पानी के अंदर की बात नहीं हो रही, गैसियस आइन होंगे। वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म इट्स गैसियस आइन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो वन मोल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो रिलीज हो रही होगी, वो -787 किलो जूल पर मोल है। लैटिस एंथैल्पी, उसको हम प्यार से ऐसे लिख देते हैं, LATT और LE भी करके लिख देते हैं, ठीक है। दोनों सिंबल यूज करते हो, सिंबल डजंट मैटर, जो क्वेश्चन में यूज हुआ वो वही आगे लेके बढ़ जाना, उससे कोई मसला नहीं है। ये इन चीजों को याद करने में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। दूसरी अब मैग्नीशियम क्लोराइड की दी हुई है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि ये बन रहा है, चार्जेस जो है वो खुद ही एक दूसरे की तरफ आके अट्रैक्ट हो जाएंगे और एनर्जी रिलीज कर देंगे। हाँ, अगर इसको वापस जाना है, तोड़ना है आपको, तो अब एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन जब फॉर्मेशन होगी आयनिक कंपाउंड की तो वो एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो मैंने आपको क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, दो तरह के, लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। असल में अगर आप कहीं से सर्च करके पढ़ो, कुछ लोग होते हैं ना गूगल पे चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी जो होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, फर्क होता है उनमें। इंथैल्पी एक अलग चीज है, एनर्जी एक अलग चीज है। एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में हम बात कर रहे होते हैं ना, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। इंथैल्पी एक इंटायरली अलग चीज है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और ये सिर्फ यू वाली चीज होती है। तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमारे लेवल तक, A2 के लेवल तक, एग्जामिनर ने बोला हुआ यार बच्चों को माफ करो, लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी दोनों एक ही चीज लेके चलो। तो कभी कभार वो हम ये इसको हीट लेके चलेंगे, दैट्स इट, और ये चीज हम भूल जाएंगे, सही है। तो अगर वो लैटिस एनर्जी की जगह एंथैल्पी लिख दिया, एंथैल्पी की जगह एनर्जी लिख दिया, तो आप उसको सेम कंसीडर करोगे। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी भी हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, फॉर्मेशन जब आयनिक कंपाउंड बन रहा है, और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जब आयनिक कंपाउंड टूट रहा है। तो फॉर्मेशन तुम्हें पता है कि बन रहा है तो वो एक्सोथर्मिक हो, और जब टूट रहा है तो वो एंडोथर्मिक है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये एक्सो नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर ये दोनों साथ लेके चलोगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज ही रहोगे कि यार ये फॉर्मेशन थी या कंबशन, सॉरी फॉर्मेशन थी या डिसोसिएशन थी। अब ये फॉर्मेशन वो वाली नहीं है, देखो मेरे मुंह से भी फॉर्मेशन के साथ कंबशन निकल गया, तो इसलिए इसको पूरा बोला दैट इज फॉर्मेशन एंथैल्पी, या लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एज पर आवर A2 सिलेबस, बाय डिफॉल्ट वो ये कहता है कि बच्चों को आपने सिर्फ फॉर्मेशन एंथैल्पी के टर्म्स में पढ़ाना है, डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म्स में नहीं पढ़ाना, लेकिन इंट्रोड्यूस करवा देना कि डिसोसिएशन एंथैल्पी किसको कहते हैं, लेकिन पढ़वाना फॉर्मेशन एंथैल्पी के टर्म्स में। जब क्वेश्चन करवा रहे हो तो हमेशा फॉर्म करवाना है, एक कंपाउंड कभी भी ब्रेक करवाने की तरफ मत जाना उनको, सही है। तो हम लोग फोकस करेंगे अपना फॉर्मेशन एंथैल्पी के। अब ये देखो, ये सारी की सारी एंथैल्पीज ना एक साथ एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी बॉर्न हेबर साइकिल में। अब ये बॉर्न हेबर साइकिल के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ सारा इस वजह से। तो ये चीज वही लिखी हुई है कि लैटिस एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है अगर मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। आ जाते हैं बॉर्न हेबर साइकिल पे। अच्छा, हेस लॉ तुम लोगों को याद है ना? एक मिनट, अजान हो रही है मेरी तरफ, खत्म हो जाए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा देखो, हेस लॉ जो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि इंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द राउट टेकिंग। मतलब अगर मुझे मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं A और B, उससे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ C+D, तो इस रिएक्ट इस इसकी एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं पहले A B से डायरेक्टली C और D ना बनाऊं, जैसे मैं जो है इससे X बनाऊं और Y बनाऊं, और X और Y से दोबारा फिर मैं C और D बनाऊं,
तो इसकी इंथैल्पी चेंज हमने जैसे चेंज इन इंथैल्पी डेल H1 दे दिया, इसकी डेल H2 दे दी। या मैं कह रहा हूँ कि नहीं जो है मैं जो है यहाँ पे W और Z बनाऊंगा, इससे C और D बनाऊंगा। तो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज जो है वो मैंने डेल H3 दे दी और डेल H4 दे दी। तो हेस लॉ ये कहता था कि इंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द राउट टेकन, मतलब मैं ये वाले राउट से जाऊँ चाहे ये वाले राउट से जाऊँ, और या फिर मैं सीधा जाऊँ, तीन मैंने रूट लिए ना, तो सीधा जाओगे तो इट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेट्स इट। अगर रूट 2 से जाओगे जो कि नीचे है, तो उसमें क्या है कि डेल H1 आ रहा है पहले, फिर आ रहा है डेल H2। तो ये जो इंथैल्पी चेंज टोटल आएगी इसकी रूट 2 की, वो रूट 1 वाली, ये जो रूट 1 है इसके इक्वल होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं रूट 3 से जा रहा हूँ, तो उसमें क्या पहले आ रहा है डेल H3 चेंज होगा इंथैल्पी चेंज, और फिर डेल H4 होगा। तो रूट 1 की और रूट 2 की, अच्छा रूट 1 ये है, रूट 2 ये है, रूट 3, सबकी इंथैल्पी चेंजेस इक्वल होंगी। ये हेस्ट ने हमें कहा था, सही है। और इसको यूज करते हुए हम लोगों ने एएस एनर्जेटिक्स में इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकाली, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकाली, बहुत सारी चीजें फिर हम लोग साथ साथ यूज करते गए। आप अगर मैं इसका कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ, पता नहीं याद है या नहीं है, बट ट्राई करो अगर। सही है, तो पहले सबसे पहले तो आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, तो फॉर्मेशन ऑफ जो मीथेन हो रहा है, वो जो बन रहा है मीथेन, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे गैसियस स्टेट में बनेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन। अच्छा जी, सबके पास आवाज आ रही है? एहसन, कुमैल, लैला, जी सर, मरियम, निशान, आ रही है। आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है? ये आ रही है। चलो ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालो। तो आपने बोला कि अगर एज पर डेफिनेशन 1 मोल ऑफ मीथेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, द हाइड्रोजन H2 गैस होता है, कार्बन सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने जो है ना फॉर्मेशन मैंने आपको निकालने के लिए बोला है, और मैंने आपको जो डाटा दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, वो डाटा मैंने आपको कंबशन का किस किस दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दी हुई है -393 किलोजूल पर मोल। then एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है -286 किलोजूल पर मोल, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दी हुई है, ऐसी कंबशन दी हुई है मैंने ना, कंबशन ऑफ मीथेन दी हुई है -890 किलोजूल पर मोल। अब आप कह रहे हो कि सबकी कंबशन दी हुई है तो इन सबको जलाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको बर्न करते थे तो हम कहते थे कि कार्बन जब बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कंबशन होते है ना, और हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो वाटर बना लेगा, क्योंकि कार्बन की जब बर्निंग करते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन की अगर बर्निंग करोगे ऑक्सीजन के साथ तो वो वाटर बनाता है। इसी तरह मीथेन की अगर बर्निंग करोगे ऑक्सीजन के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनाता है। तो यहाँ से कार्बन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और हाइड्रोजन को बंद करेंगे तो सिर्फ वाटर बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको एरो और वाटर ये बना देता था। अब मैं कहता था यार ये पता कैसे चलेगा कि कार्बन को बंद करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब कोई मसला नहीं है।
आप इसको डब्बे में बंद कर दो, इसमें से कार्बन को बंद करने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चूज कर लेना, हाइड्रोजन को बंद करने से सिर्फ वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन को बंद करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बन रहे हैं, नहीं, बन ही नहीं सकता। हाइड्रोजन को बंद करने से सिर्फ वाटर बनेगा, तो आप डब्बे में से सिर्फ वाटर निकाल के दिखा देना कि हाइड्रोजन को बंद करने से सिर्फ वाटर बना है। हाँ, लेकिन मीथेन को बंद करने से दोनों बनते थे। सही है। तो अब ये मेरे पास जो पहला वाला रूट 1 है, उसमें मैंने बोला ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना होता था, इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अगर आपने पहली इक्वेशन फॉर्मेशन की बनाने की कोशिश की है ना, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज फॉर्म इज कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो बैलेंसिंग में लेफ्ट साइड पे करूंगा, राइट साइड पे मुझे 1 मोल ऑफ मीथेन ही रखना है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ 2 लगाया है तो आपका यहाँ भी 2 लगा देना, बैलेंसिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन आपको ऊपर वाली इक्वेशन में कहीं दिख नहीं रहा, तो आप जो है ना सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस कर दिया करो, नीचे आप बैलेंसिंग बेशक ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। अगर एरोज नीचे जा रहे हैं ना तो बस नीचे बैलेंस, ऊपर बैलेंसिंग कर दो। अगर एरोज नीचे से ऊपर जा रहे होते थे तो नीचे बैलेंसिंग करते थे। बहरहाल एएस में इतना वो एएस का टच नहीं करता, लेकिन हेस लॉ पता होगा तो बॉर्न हीबर पे जाओगे, इसलिए एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पहली जो एंथैल्पी चेंज है वो देखो, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज बर्न्ड, ये वहां पे 1 मोल बन रहा है ना, तो ये कंपाउंड कौन सा बन हो रहा है, कार्बन सब्सटेंस की बात करते हैं। मैंने कहा था कंपाउंड नहीं लिखते कंबशन में, हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न। सब्सटेंस कौन सा बर्न हो रहा है, कार्बन। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आ जाएगी, और ये कितनी दी हुई है, -393। अच्छा, फिर हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, तो ये किसकी हो जाएगी, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के हमें 1 मोल के हिसाब से दी हुई है ना, पर मोल। अब यहाँ पे 2 मोल लिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई पे 2 कर देना, बस सिंपल। इसी तरह एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दी हुई है -890। दिस इज कंबशन ऑफ मीथेन, दैट्स इट। अब आपने हेस लॉ लगाना है। अब हेस लॉ अब 2 तरीकों से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके लगाते थे। अब जैसे भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना एएस में, उसको अपना वैसे ही रखना। अगर कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि जैसे भी आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मैं चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा तुम लोग का कॉन्सेप्ट। बस रिकॉल करो कि जब मैं हैश लॉ लगाता था तो हम लोग कुछ लोग जो होते थे पूरा कहते थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक चले जाओ इस एरो के साथ, और इस एरो की डायरेक्शन में जो एरो उसको अपोज कर रहे हैं उनके साइन अपोजिट कर देना। जैसे ये पहली वाली एंथैल्पी चेंज जो है -393, इसका एरो भी नीचे है और ये मेरा मेन एरो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो -393 मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर ये वाली जो है हाइड्रोजन वाली, इसका एरो भी नीचे जा रहा है और मेरा मेन एरो भी इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2 इंटू, और इसकी कितनी दी हुई है, -286। इसी तरह ये थर्ड वाला जो एरो है ना, ये नीचे आ रहा है, मेरा एरो इस वक्त ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका साइन अपोजिट कर दूंगा, -890 की जगह +890 रख दूंगा, और इसका भी 1 मोल ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 1 1 1 मैंने लिखे नहीं। इज इक्वल्स टू जो मेन मेरा एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है ना, ये लिख देना। दैट्स हाउ वी फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन बाय फॉलोइंग द डिफरेंट रूट। मैंने ये नहीं निकाला, वरना ये मुझे निकालना होता तो मैं प्रैक्टिकली ये भी निकाल सकता था, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे मैं प्रैक्टिकली डायरेक्टली निकालना पसंद नहीं कर रहा या इम्पॉसिबल है वो, तो मैंने दूसरे रूट से यूज करके इनके एंथैल्पी चेंजेस के डाटा को मैंने इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल दिया कि जब भी अगर ये रिएक्शन होगा तो एनर्जी पर मोल इतनी निकलेगी जितनी यहाँ पे सॉल्व होके आ रही है। सही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कोई सवाल किसी का यहाँ तक है तो पूछ लो अभी। सर मुझे समझ नहीं आया ज्यादा। समझ नहीं आया, एएस का एनर्जेटिक्स पढ़ा हुआ है आपने? सर पढ़ा तो था वो लेवल, नहीं एएस का नहीं लेवल पढ़ा में हुआ। क्यों पढ़ा था, एएस का एनर्जेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ? नहीं सर। अच्छा, एएस वैसे पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा बहुत? सर एएस थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। कहाँ तक पढ़ा था? डायरेक्ट एक्सेल पे जब लगा दी, डायरेक्ट एक्सेल ही करना पड़ा? सर याद नहीं है, पूरे 1 साल पहले पढ़ा था, उसके बाद फिर 1 साल का गैप पड़ा है और अब मैं एक्सीलरेटेड हूँ। अच्छा अच्छा, चलो जितना अभी यहाँ तक समझ आया ना, A2 का जो अभी पार्ट है ना वो तो मैं समझा दूंगा, वो तो समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये फिर एएस की क्लास में जब हम एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल में स्लो स्लो करके चलेंगे, वहाँ पे समझ लेना। बहरहाल A2 का जो पार्ट है ना अभी बॉर्न हेबर वाला, वो फिर मैं आपको अभी ऐसे ही करा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। इससे रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, नहीं रिलेट कर पाओगे तो समझ लो फिर भी आ जाना है। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं। मैं जरा इसका एक अच्छा क्वेश्चन तो इसका नहीं है कोई,
हमें इस बॉर्न हेबर साइकिल देखनी है। बॉर्न हेबर साइकिल भी ना एक तरह से हेस लॉ है, इसका नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। इसमें ना ये असल में यूज होती है लैटिस एंथैल्पीज निकालने के लिए। मेन मकसद जो है ना इसका लैटिस एंथैल्पीज निकालना है। अगर लैटिस एंथैल्पीज किसी और तरीके से निकल जाती ना तो हमें जो है बॉर्न हेबर साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, इसका मेन काम है लैटिस एंथैल्पी निकालना। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मुझे जो है वो NaCl की लैटिस एंथैल्पी निकालनी है, तो लैटिस एंथैल्पी की जब आप इक्वेशन बनाओगे तो बोलोगे 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस साइन। अब ये बहुत आसान है, इसको बल्कि मजा आता है करने में। सॉरी, 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस साइन। ठीक है, दिस वन। अब लेकिन हमें ये पता है कि अगर मुझे NaCl बनाना है तो असल में तो मेरे पास गैसियस साइन तो नहीं पड़े हुए होते ना सोडियम और क्लोरीन के। सोडियम मेरा स्टैंडर्ड स्टेट पे किस फॉर्म में पड़ा हुआ होता है? Na सॉलिड की फॉर्म में, और क्लोरीन मेरा Cl2 गैस की फॉर्म में पड़ा होता है। मतलब मुझे Na को इस फॉर्म में लेके आना है, तो मैं Na के साथ क्या करूंगा? पहले इसका गैसियस एटम बनाऊंगा। तो ये एंथैल्पी चेंज कौन सी हो जाएगी, बताएगा कोई? सोडियम की क्या हो जाएगी? जवाब दो। पॉजिटिव। एटमाइजेशन, एटमाइजेशन। नाम नाम इसका नाम हो जाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। जी। ठीक है, अच्छा फिर मैंने इसको गैसियस आयन बनाना है, Na गैसियस पॉजिटिव आयन बनाना है। तो ये हमारे पास कौन सी एंथैल्पी चेंज हो जाती है, इसका नाम बताओ। Sn। आयनाइजेशन। कौन सी आयनाइजेशन? फर्स्ट आयनाइजेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन मेरा CO2 स्टैंडर्ड स्टेट में। इसको अगर मुझे Cl गैसियस एटम बनाना है तो ये बताओ मरियम, ये क्या होगी? सर सवाल क्या कह रहे थे आप, दोबारा रिपीट कर दें। क्लोरीन Cl2 से क्लोरीन गैसियस एटम बनाना है बस। अरे ऑटोमाइजेशन होगी ना, अभी ऊपर यही तो किया है। सोडियम गैसियस एटम बनाया है फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट, क्लोरीन गैसियस एटम बनाना है फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, तो ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन होगी। सही है, अच्छा अब क्लोरीन गैसियस एटम को मुझे क्लोरीन गैसियस आयन बनाना है, तो जिशान जरा ये बताओ कि ये कौन सी एंथैल्पी चेंज होगी हमारे पास? समझ नहीं। क्या समझ नहीं आया? क्लोरीन गैसियस एटम को क्लोरीन गैसियस -1 आयन बनाया है मैंने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, इसका नाम बताओ। अभी पढ़ते आ रहे हैं ना सारी एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इसका मुझे नाम बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ा था ये हमने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में भी पढ़ा था, और इस वाली क्लास में अभी यही तो पढ़ते आए हैं। अभी मैंने क्या डेफिनेशन बताई है इसकी? आदि थोड़ी जो इनकी है। कोई और बताओ। SN कुमैल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एफिनिटी इलेक्ट्रॉन होगी। अफिनिटी। जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं ना इसमें। यस। सही है, तो दिस वुड बी आवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? we can write it as del H E A 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, अच्छा जी अब देखो हमें बनाना क्या है, इन सब का रूट फॉलो करते हुए हमें इन चीजों को यूज करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को यूज करके NaCl ये बनाना है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये जो चीज हमारे पास बनेगी, ये किस चीज की बन जाएगी? 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, तो ये लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी। सही है, अब यहाँ पे हेस लॉ लगाना ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब अगर आप बोलो कि मेरी मेन इक्वेशन जो है वो ये है Na पॉजिटिव गैसियस आयन, Cl नेगेटिव गैसियस आयन, और ये बन रहा है NaCl सॉलिड। तो यहाँ पे हेस लॉ लगाना इसलिए मुश्किल है कि आपने Na स्टार्ट करा है गैसियस एटम से, वो सॉरी स्टैंडर्ड स्टेट से।
अब यहाँ पहले आप इसको लेके गए इसकी ऑटोमाइजेशन पे Na गैशियस एटम पे, फिर आप उसको उसकी क्या कहते हैं आयनाइजेशन पे लेके गए। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन को आप पहले लेके जाओगे किस पे, ऑटोमाइजेशन पे, Atomization. फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे लेके जाओगे और फिर इन दोनों को मिला के ये बनाओगे। तो ये जो हमारा बनना है ना हेस लॉ, इस हेस लॉ को हमने थोड़ा सा बोला कि थोड़ा सा तमीज से बना देते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन बना देते हैं इसका। है वो हेस लॉ ही, लेकिन उसको जो बनाया गया ना बॉन और हेबन ने बनाया, बॉन और हेबन ने उसको नाम दे दिया हेस लॉ से हटा के बॉन हेबन। फॉलो उन्होंने हेस लॉ ही किया है इसमें, और वो स्पेसिफिकली जो है उन्होंने लैटिस एंथैल्पी के लिए बनाया। जो हेस था उससे जो हेस लॉ दिया था वो फॉर्मेशन, कंबशन, यूटिलाइजेशन, हाइड्रेशन उनके लिए चल रहा था। लैटिस एंथैल्पी उसने टच नहीं किया था। बॉन हेबन ने हेस लॉ यूज करते हुए लैटिस एंथैल्पी के लिए जो साइकिल बनाई, उसका एक अलग सा शेप दिखता है देखने में, होता वो हेस लॉ ही, आप जो है वो इस तरह से ट्रायंगल ट्रायंगल बना के कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि यार थोड़ा तमीज से बना लेते हैं ताकि चीज समझ आए और इसकी कैलकुलेशन आसान हो, कि करना आसान हो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हमें जो है वो NaCl बनाना है, इन शॉर्ट NaCl आयनिक बनाना है और इसकी लैटिस एंथैल्पी निकालनी है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने, हमें पता है कि हमें जो मिलता है स्टैंडर्ड स्टेट्स मिलती हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में सोडियम क्या होता है, सॉलिड, और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन गैशियस एटम, ये मिलता है हमें। उसने बोला हमें हमें यूजुअली चीज तो इस फॉर्म में मिलती है ना स्टैंडर्ड स्टेट में, हम लोग सारे के सारे रिएक्शन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उसने उन्होंने क्या करा, तो मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो एंथैल्पी चेंज मेरा बन रहा है ये क्या बन रहा होगा? इसकी डेफिनेशन अगर याद हो तो ये देखो, बाय डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। NaCl बन रहा है 1 मोल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये एलिमेंट से बन रहे हैं ना इनके। तो इस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया हुआ था? Enthalpy change of formation. फॉर्मेशन। इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सही है। असल में मैं पोर्शनल लैटिस एंथैल्पी पे चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पहले जो है वो Na पॉजिटिव आयन बनाना पड़ेगा, Cl नेगेटिव आयन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं कि Na को पहले Na पॉजिटिव आयन तक ले जाते हैं, फिर क्लोरीन की बात करेंगे। तो Na सॉलिड स्टेट से पहले मैं इसको गैशियस एटम बनाऊंगा। तो ये जो मेरी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, इसका नाम क्या आ जाएगा? इस स्टेप में जाने के लिए मैंने क्या किया है, एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम लिया है। अब मोल बैलेंसिंग हम कर देंगे। अब 1 है ना, अब यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे नीचे बनता, अब फॉर्मेशन की जब डेफिनेशन बनाते हैं तो 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। तो नीचे हम लोग कुछ नहीं करेंगे बल्कि क्लोरीन के साथ यहाँ पे 1/2 कर देंगे। अच्छा, अभी क्लोरीन को जो है मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ सोडियम को पूरा Na पॉजिटिव आयन बना देंगे, फिर क्लोरीन के साथ खेलेंगे। तो उसको वैसी का वैसी कॉपी पेस्ट कर दो नीचे से ऊपर। अच्छा, दूसरा काम फिर हम क्या करेंगे, अब हम Na पॉजिटिव को क्या कहते हैं, Na जो है ना उसको Na पॉजिटिव आयन Ionization बनाएंगे। energy. एग्जैक्टली जी. तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम हो जाएगी। इसको तुम यूं भी लिख सकते हो, डेल एच आई ई 1। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम ये Na पॉजिटिव 1 गैशियस आयन बन जाएगा। और अगेन क्लोरीन जो है वो मैं ऐसे उठा के लिख दूंगा। अब जो मुझे लैटिस एंथैल्पी के लिए सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव गैशियस आयन में चाहिए होता है, Cl नेगेटिव भी गैशियस आयन में चाहिए होता है, जब जाके NaCl बनता है। तो Na पॉजिटिव जिस फॉर्म में चाहिए वो तो मुझे मिल गया, Na के साथ मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अभी रहता क्या है, अब देखो ये ऊपर एरो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना मेरी क्या है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, अब फॉर्मेशन एक्स होती तो मैंने नीचे बना दिया, वो जो तुम्हें डाटा देगा उस हिसाब से तुम जो एरो सेट कर लोगे। अब सोडियम तो मेरा तैयार है, जिस फॉर्म में मुझे चाहिए उसी फॉर्म में है। अच्छा, अब क्लोरीन के साथ करते हैं। सोडियम अब कॉपी पेस्ट कर दो क्योंकि वो तैयार है, उसको कुछ नहीं करना। क्लोरीन जो है पहले मुझे गैशियस एटम में कन्वर्ट करना है, ये मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये Cl गैशियस एटम ये बन जाएगा। और देखो यहाँ भी 1 बन रहा है, यहाँ भी 1 बन रहा है, तो बैलेंसिंग हुई हुई है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, 1 मोल बना है ना, देखो यहाँ पे 1 मोल बना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे। अगर यहाँ 2 आ रहा होता तो यहाँ 2 करते। तो फाइनली बना क्या है, बाय डेफिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें। वो कह रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्लोरीन एटम गैशियस एटम इज फॉर्म,
1 मोल ऑफ अ क्लोरीन गैसियस एटम इज फॉर्म। तो डेफिनेशन में पर मोल जो आ रहा है वो 1 मोल के लिए है। अब अगर यहाँ पे 2 आ रहा होता है ना बैलेंसिंग करते वक्त, तो जब जाके मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे होते, यहाँ का हाफ देख के यहाँ पे उठा के लिखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन देखो ऑटोमाइजेशन की, वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म। तो 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम बन गया है, तो डेफिनेशन पूरी हो गई है। तो ये जो ऑटोमाइजेशन मुझे दी हुई होगी वो 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इसके लिए दी हुई है, मॉलिक्यूल के लिए थोड़ी दी हुई है, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, इसके लिए दी हुई है। तो इसके साथ जो मोल लगे हुए हैं वो जाके मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सही है? सर ये एरोज जो है ये एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट करते हैं? यस, ये एंथैल्पी एंडोथर्मिक चेंज या रिप्रेजेंट कर एक्सोथर्मिक? रहा है। अच्छा। हाँ, रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक रिएक्शन हो रहा है, तो उसको जी। उसके ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे बार बार यहाँ पे मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लिखता था ना इस एरो के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने जी एरो बना के इनके साइड पे लिख दिया है। ठीक है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम तो बन गया मेरे पास। अब मुझे Cl नेगेटिव 1 आयन चाहिए। नेगेटिव 1 आयन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो है अब मुझे पता है कि ऐड कराना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, मतलब Cl नेगेटिव 1 आयन बनाना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी अब एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं फिर ना ये नीचे बनाऊंगा, यहाँ पे इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को लंबा कर देना बेशक, और यहाँ पे Na पॉजिटिव जो बना हुआ है ना गैसियस आयन, वो तो वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करो, उसको छेड़ना नहीं है। क्लोरीन आपने -1 ये बनाना है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहाँ पे जो निकला है ना इस जगह पे, वो यहाँ लिख दो, वो साथ साथ चलता रहेगा, और इस वाले स्टेप में वो ऐड हो जाएगा क्लोरीन के साथ। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, सोडियम से निकल के क्लोरीन जाता है, और ये एंडोथर्मिक है इसलिए, ये सॉरी एक्सोथर्मिक है इसलिए एरो नीचे आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सही है? तो ये जो हमारी इंथैल्पी चेंज हो जाएगी, इट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन ई, एफिनिटी। ये जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सही है? अब देखो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे Na पॉजिटिव गैसियस आयन चाहिए था, Cl नेगेटिव गैसियस आयन चाहिए था। इससे अगर 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड अगर बनता है मेरा, तो वो ये जो नीचे जो बन रहा है वो ये चीज है, और ये चीज क्या है मेरी, ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी। बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म गैसियस आयन, या इसको लैटिस एंथैल्पी लिख दो या डेल H लैट लिख दो। ठीक है? अब हैश लॉ कैसे लगोगे इसमें, ये जितनी भी अगर हैश लॉ में आप यहाँ से चल ले, नीचे से अगर चल लो तो यूं करके चल लो, यूं करके चलना है, यूं करके चल लो, तो इसमें जो एरो इसके साथ साथ आएंगे, जैसे ये पहला है ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, वो मैंने उसी साइन के साथ लिख दूंगा जो इसकी वैल्यू होगी। फिर ऊपर जाओ तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, उसके ऊपर जाओ तो ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है? उसके ऊपर जाओ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, सॉरी ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, हाँ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन ही है, सही है। आयनाइजेशन ऑफ सोडियम के बाद ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ये वाला। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। सही? फिर उसके बाद लैटिस एंथैल्पी आ गया, डेल एच लैट। यहाँ तक तो एरो फॉलो कर रहे थे ना सारे, लेकिन ये वाला जो एरो है अगर मैं यूं जाऊंगा तो ये खिलाफ आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल्स टू करके इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl लिख देना। यूजुअली फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई होती है, तो तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू तुम्हें पता होगी, बस लैटिस अननोन होगी तो लैटिस निकाल लो। था ये हैश लॉ ही, थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसको इसने नाम दे दिया बॉर्न-हाइबर साइकिल। सर ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा जी, आंसर में? ये पूरी डायग्राम, पूरी साइकिल बनानी पड़ती है। ये देखने में मुश्किल लग रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सबसे आसान काम यही लगेगा, और जल्दी भी होगा, मजा भी आ रहा होगा इसको करने में। नहीं, और इसको लंबा लग रहा है। हाँ, आसान ये सर नहीं क्या है। आप लंबा, रिकैप दे सकते हैं इस टेबल का दोबारा? प्लीज देखो दे दें, रिकैप रखना मुश्किल मैं हो दे रही है। सकता हूँ, ये रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है मरियम, तो आपको एक नहीं 10-12 बार रिकैप देना चाहो ले लेना। बहरहाल मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, ये गंदा हो गया है ना, मसला ही है। देखो इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करा,
अपना यहाँ से स्टैंडर्ड स्टेट से, ठीक है, नीचे लेके गए तो ये फॉर्मेशन हो गया इन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। ऊपर हम इसको गैशियस आइंस में लेके जाएंगे ताकि लैटिस एंथैल्पी बना सकें। गैशियस आइन में कैसे लेके जाएंगे? सोडियम अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से गैशियस एटम में जाएगा तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, और Na+1 गैशियस आइन बनेगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक सोडियम कंप्लीट हो गया। क्लोरीन की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? Cl2 स्टैंडर्ड स्टेट से। उसको हम ऊपर पहले जब सोडियम के साथ काम कर रहे थे तो गैशियस क्लोरीन ऐसी कॉपी पेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो शुरू के 2 स्टेप तक तो हम ऐसी कॉपी पेस्ट करते रहे। तीसरे स्टेप में जब हम गए तो हमने क्लोरीन के साथ काम करना शुरू किया, तो हमने बोला कि क्लोरीन की सबसे पहले ऑटोमाइजेशन करनी है, उसकी ऑटोमाइजेशन कर दी। सही है। मैं ये कह रहा था कि जब बैलेंसिंग करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे Cl1 आ रहा था, यहाँ पे हाफ 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 लेके चले, तो हाफ हाफ का क्या मतलब? यहाँ पे हाफ लगाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि ये 1 बना हुआ है ऑलरेडी। ये Cl हाफ Cl2 का क्या मतलब है? 1 Cl, ये भी तो 1 Cl है। तो कुछ लोग पता नहीं यहाँ क्यों हाफ लगाते हैं, ये बात क्यों नहीं समझ आती, मुझे भी आज तक नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों कि यहाँ भी यहाँ पे हाफ लगा देते हैं। बोलते हैं ये हाफ चल रहा है ना, तो ऊपर भी हाफ आएगा। नहीं, ऊपर क्यों हाफ आएगा? हाफ का मतलब क्या? हाफ का मतलब ये है कि Cl इसने 1 कर दिया है 2 डिवाइड करके, तो यहाँ पे तो था ही 1, तो यहाँ पे हाफ लगाओगे तो Cl हाफ हो जाएगा, तो ये फिर बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 Cl यहाँ पे हाफ Cl, ये हाफ ऑफ डिवाइड करके 1 Cl बना रहा है, और यहाँ पे 1 Cl ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 ही रखोगे, तो ये ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो है वो एक्सो है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैंने नीचे कर दिया। अब ये फाइनल स्टेट बने मेरे Na+, Cl-, तो इनको मिला के जब मैं आयनिक कंपाउंड बनाऊंगा तो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन बन रही है। हेस लॉ में मैंने क्या करा? मैंने इसको स्टार्ट करा यहाँ से पहले स्टेप से, और जो जो एरोज इस एरो के साथ साथ आ रहे थे साइकिल में, उनको मैं वैसे ही लिखता गया उन्हीं के साइन के साथ, और जो उल्टा आ रहा था, फॉर्मेशन का एक उल्टा आ रहा था, तो मैंने इसको इक्वल टू के उस साइड पे डाल दिया, या उसको मैं इक्वल टू के उस साइड पे नहीं डालूं तो साइन उल्टा करके डाल दूंगा और इक्वल टू के उस साइड पे 0 डाल दूंगा। सिंपल मैथ्स है। अच्छा, इसके जो है ना हमने क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, और क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सिर्फ इतना काम कर लो कि यहाँ तक विद डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन की बार बार मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, याद होगी तो ये क्वेश्चन समझ आएंगे। विद डेफिनेशंस अगर ये आप लोग समझ के याद करके यहाँ तक थर्सडे वाली क्लास में आ जाओ ना, तो मैं इस बॉर्न हेबर के आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। हलवा क्वेश्चंस हैं, ऐसे होंगे पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, मजाक लगेंगे, ये देखने में मुश्किल। सॉरी